तो आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। एक सिंबॉलिक डायग्राम यहाँ बनाए हैं, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, सिर्फ बनाए हैं समझाने के लिए कि मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, तो सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है और ये चाहे इसको आप सीलिया मान लीजिए चाहे फ्लैजिला मान लीजिए। तो सबसे काम की बात यह है कि सीलिया और फ्लैजिला है क्या, तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखेंगे। क्या? हेयर लाइक आउटग्रोथ किसकी है? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सारा खेल तो इसी का है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब पता चलेगा कि जो सीलिया या फ्लैजिला है उसके ऊपर क्या पाया जाता है। तो कवर बाय किसके द्वारा? सेल मेम्ब्रेन। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो और फाइन दिखाई पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चलेगा कि सीलिया और फ्लैजिला का जो कोर है इसको कहते क्या है? एक्सोनीम कहते हैं। इसके अंदर की कहानी बाद में है, लेकिन इसका जो कोर वाला पार्ट है या जो सीलिया या फ्लैजिला कहाँ से एराइज है, तो आंसर देखें कहाँ से एराइज है? बेसल बॉडी। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रियोल, वहाँ लिखा है सेंट्रियोल में फंक्शन में कि वहीं से निकलता है सीलिया और वहीं से निकलता है फ्लैजिला। तो इस डायग्राम में सिर्फ दो क्वेश्चन हैं, सीलिया और फ्लैजिला क्या है? हेयर लाइक आउटग्रोथ है, किसकी है? सेल मेम्ब्रेन। कहाँ से निकला है? बेसल बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जल्दी न रहिएगा, कहाँ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सीलिया फ्लैजिला कवर है किससे? सेल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन से यहाँ क्या लिख देगा? अगर यहाँ लिख देगा लाइट माइक्रोस्कोप तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन से ही पता चला कि सीलिया और फ्लैजिला में क्या पाया जाता? कोर, और कोर को कहते क्या हैं? एक्सोनिम। चूंकि इलेक्ट्रॉन में देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या दिखाई पड़ जाएंगे? इसके अंदर क्या दिखाई पड़ जाएंगे? माइक्रोट्यूब्यूल। बढ़ा लीजिए बेटा। इसी एक्सोनीम में हमको क्या मिलेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल। अब दिखाई कैसे पड़ेंगे, क्या होगा, वो डायग्राम से समझ में आएगा। तो करना सिर्फ यह है कि इसकी टीएस काट देनी है। अगर हम इसकी टीएस काट दें और इसको ऐसे कर दें और सामने से आप देखो तो जो दिखाई पड़ेगा वही डायग्राम है। तो जब इसकी टीएस काटेंगे, सामने से देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा वो डायग्राम बनाएंगे। तो हम डायग्राम साथ बना रहे हैं, आप भी बना लीजिएगा, हमारे साथ ही बना लीजिए। हमारे साथ ही बना लीजिए। बेटा बना लीजिए।
देखो अभी लिखना नहीं, केवल सुनना ध्यान से। देखिए है क्या, जैसे मान लेते हैं कि ये सीलिया या फ्लैजिला का कोर है, तो इसकी टीएस काट दी गई। ये मान लेते कोर है, इसको ऐसे काट दिया गया, ऊपर का हिस्सा हटा दिया गया और ऐसे कर दिया गया। और सामने से देख रहे हो, जब सामने से देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि बाहर बाहर क्या मिलेगी, तो कोर के बाहर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, इसमें कोई खास बात नहीं, पहले से ही पता है। अंदर क्या दिखाई पड़ेगा, तो इसके अंदर ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल मिलेंगे। ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल कैसे, तो ऐसे ऐसे लगे होंगे। डायग्राम ऐसे बना है तो ऐसे ऐसे लगे होंगे। ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के पैरेलल लगे होंगे। एनसीईआरटी में लिखा है कि किसी सीलिया या फ्लैजिला के कोर में सेवरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब ऐसे कर दो इस डायग्राम को, तो यहाँ एक माइक्रोट्यूब्यूल, फिर यहाँ एक माइक्रोट्यूब्यूल, फिर यहाँ यहाँ ऐसे लगे, सब एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है, पैरेलल। आप ऐसे करके देख रहे हो। तो सेवरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो पैरेलल होते हैं, एलॉन्ग द एक्सिस होते हैं। लेकिन होते कितने हैं, तो गिन लो टोटल कितने हैं। तो टोटल बाहर बाहर कितने हैं, 18, और 2 क्या हैं, सेंटर। तो टोटल कितने हो गए, 20 माइक्रोट्यूब्यूल। टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल 2 ग्रुप में होते हैं, जिसमें से 18 तो बाहर बाहर, 18 क्या होते हैं, बाहर बाहर होते हैं, और 2 कहाँ होते हैं, सेंटर में। जो बाहर बाहर पाए जाएंगे उनका नाम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होगा, और जो अंदर पाए जाएंगे उनका नाम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होगा। जो बाहर वाले होंगे वो पेयर में होंगे, जो बाहर वाले होंगे वो पेयर में होंगे, तो उनको क्या कहोगे, डबलेट। और जो अंदर वाले होंगे वो अनपेयर होंगे, तो उनको क्या कहोगे, सिंगलेट। कितने डबलेट हैं, तो दिख रहा है कितने हैं, 9 डबलेट हैं। तो अगर एक डबलेट में 2 होंगे तो 9 डबलेट में कुल कितने हो जाएंगे, तो 9 डबलेट में कुल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। एक सिंगलेट में 1 है, और सिंगलेट हैं कितने, एक जोड़ी या 2 कह सकते हो। तो टोटल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो टोटल जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो अभी लिखो नहीं बेटा, लिखने का पूरा टाइम देंगे, आराम से लिखिएगा, पहले सुन लो। किसी भी सीलिया या फ्लैजिला में जो कोर पाया जाता है वो किसका बना होता है, तो कहोगे माइक्रोट्यूब्यूल का। कितने, 20 माइक्रोट्यूब्यूल। कैसे अरेंज होते हैं, तो कहोगे पैरेलली होते हैं और 2 ग्रुप में होते हैं, बाहर बाहर भी होते हैं और अंदर अंदर भी होते हैं। जो बाहर बाहर होते हैं उनका नाम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और जो अंदर अंदर होते हैं उनका नाम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। जो बाहर हैं वो जोड़े में होते हैं, पेयर में, तो क्या कहोगे, डबलेट। और जो अंदर हैं वो सिंगल होते हैं, तो क्या कहोगे, सिंगलेट। कितने जोड़े हैं, 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और सिंगलेट कितने हैं, 2, तो 2 में तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2। तो नेट निकालेंगे तो कितने आएंगे, 20। तो काम की बात तो ये निकल, अभी लिखना नहीं, कि जो एक्सोनीम है, एक्सोनीम में 2 प्रकार की माइक्रोट्यूब्यूल हो गई। एक कौन सी, बताते चलो, बोल नहीं रहे हो, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। और दूसरी कौन सी, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये बेटा किस नेचर में है और ये किस नेचर में है, तो ये कैसी हैं, डबलेट, और ये कैसी हैं, सिंगलेट। ये कितने डबलेट हैं, 9, और कितने सिंगलेट हैं, 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ टोटल हो जाएंगे 18, और टोटल कितने, 2। तो नेट टोटल कितने हो जाएंगे, चलो पहले इतना लिखो।
जानते हो क्या अंतर है पुरानी एनसीईआरटी में? पुरानी एनसीईआरटी में लिखा था 9 पेयर डबलेट। अब अगर डबलेट 9 पेयर होंगे तो संख्या कुल कितनी हो जाएगी? एक डबलेट में 2 हैं और 9 पेयर 18 डबलेट हो जाएंगे, तो 18 दूना 36 हो जाएंगे, ज्यादा नहीं हो जाएंगे? देख लो पुरानी एनसीईआरटी में 9 पेयर लिखा है, किसी पेश हो देख लो, या किसी एनसीईआरटी में 9 पेयर लिखा हो तो वो आज यही दे जाना, घर मत ले जाना, गलते है। देखो कितना लिखा है, नाइन लिखा कि 9 पेयर लिखा है? 9 लिखा है, ठीक है। पुरानी वाली में 9 पेयर लिखा था। लिख लिया बेटा, ये लिख लिया? हाँ देख लो देख लो। लिख लिया, ठीक। चलो वापस देखते हैं। हाँ तो जरा बताओ, कोर या एक्सोनीम किसका बना है? तो कहोगे माइक्रोट्यूब्यूल का। कितने होते हैं? टोटल 20। उसमें से बाहर कितने होते हैं? 18। अंदर कितने होते हैं? 2। जो बाहर होते हैं वो किस पैटर्न में होते हैं? डबलेट। अंदर वाले सिंगलेट, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, होता क्या है कि ये डबलेट और ये डबलेट आपस में जुड़ा रहता है, किसके द्वारा? इंटर डबलेट ब्रिज। इसी तरीके से जो सिंगलेट हैं वो भी आपस में जुड़े रहते हैं, किसके द्वारा? ब्रिज। मतलब जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो भी इंटर कनेक्टेड हैं, और जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो भी इंटर कनेक्टेड हैं। तो बताओ, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इंटर कनेक्टेड? यस। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल इंटर कनेक्टेड? यस। किसके द्वारा? यहाँ भी ब्रिज लिखा है, यहाँ भी ब्रिज लिखा है, ये भी लिंकर है और ये भी क्या है? लिंकर है। एक और क्वेश्चन है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के बाहर बाहर पाई जाती है क्या? सेंट्रल सीथ। और सेंट्रल सीथ कनेक्ट होती है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से। सेंट्रल सीथ कनेक्ट होती है किससे? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से। किस चीज के द्वारा जुड़ी होती है? तो आंसर क्या देंगे? रेडियल स्पोक। कितने होते हैं? 9। किसको किसको जोड़ते हैं? किसको किसको जोड़ते हैं? तो आंसर क्या देंगे? किसको किसको जोड़ते हैं? तो सेंट्रल सीथ को जोड़ते हैं किससे? ये बताओ, दोनों से जोड़ते हैं? ऐसे जुड़ा है क्या? ऐसे दोनों से जुड़ा है कि एक से जुड़ा है? एक से जुड़ा है, तो एक लिखा है, एक सब ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल डबलेट। एक लाइन मैंने एनसीईआरटी के बाहर की समझ लो। इधर देखो, मान लेते हैं कि ये डबलेट है, ठीक, ये डबलेट है। तो इस डबलेट में अगर एनसीईआरटी का डायग्राम देखो तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हैं। देखो जरा एनसीईआरटी वाला बना है ऐसे डायग्राम, देखो ऐसे इस टाइप का फूल जैसा कुछ बना हुआ है। तो ध्यान सुनना, ये वास्तव में आउटर और इनर आर्म है। क्या है? आउटर और इनर आर्म। तो ध्यान सुनना, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें जिस पर आर्म होती उसका ए नाम है और जिस पे आर्म नहीं होती उसका नाम बी है। जैसे इसमें क्या है, ये ए होगा, ये क्या होगा? बी। ये ए होगा, ये क्या होगा? बी। तो एक दो में नाम लिख दो जरा बेटा। जिस पे आर्म बना होगा वो ए और जिस पे आर्म नहीं बना होगा वो बी। तो जरा बताओ, रेडियल स्पोक ए से जुड़ा है कि बी से? रेडियल स्पोक किससे जुड़ा है? ए से। तो यहां इसके नीचे लिख दीजिए ए। किस सब ट्यूब्यूल से जुड़ा है? ए से कि बी से? तो आंसर देंगे ए सब ट्यूब्यूल से जुड़ा है ऑफ द पेरिफेरल डबलेट। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर? तो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिए। क्या? बाहर पेरिफेरल ट्यूब्यूल, अंदर क्या हो गए? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। पेरिफेरल ट्यूब्यूल भी आपस में जुड़ी हैं, सेंट्रल ट्यूब्यूल भी आपस में जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं?
इंटर डबलेट ब्रिज या लिंकर कह सकते हो। हाँ, सेंटर के बाहर बाहर क्या पाई जाएगी, सेंट्रल शीथ, और शीथ को एक सब ट्यूब्यूल से जोड़ा जाएगा कि दोनों एक से जोड़ोगे, किस चीज से जोड़ोगे, तो आंसर देंगे रेडियल स्पोक। कितने होंगे, 9, और कहां जुड़ा होगा, एक सब ट्यूब्यूल या ए सब ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल डबलेट। बस इतने ही क्वेश्चन है जो हमको याद रखना है। नोट्स खोल लीजिए, पढ़ लेते हैं। चलिए हाइलाइटर निकालिए और इसको हाईलाइट करिए। बेटा नोट्स मिला, ले आओ वहां से, जाओ उसके अकेले से ले आओ, ये नोट्स वहां मिलेगा, ले आओ। हाइलाइटर निकालिए, ये क्या लिखा है, 4 बार सुबह बता चुका हूं, क्योंकि हमको जानते हो क्या करना है, यहाँ लाइट लिखना है टेस्ट में, ठीक है। यहाँ लिख देंगे लाइट, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जामिनर लिखेगा तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या देखोगे, सीलिया या क्या देखोगे, फ्लैजिला। ये क्या लिखा है, कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो चाहे सेल मेम्ब्रेन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा है, कोर। कोर को कहते क्या हो, एक्सोनीम, और एक्सोनीम चाहे किसका हो और चाहे किसका हो, इसमें क्या पाए जाएंगे, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। रन करेंगे कैसे, पैरेलल अलोंग क्या, एक्सिस। एक्सोनीम किसका, चाहे किसका, इसमें क्या होंगे, नंबर। कितने नंबर, तो यही नंबर बढ़ा दो, कितने कितने होंगे, 20। एक्सोनीम में है क्या, 20 माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा एक पॉइंट, ये तो काम की चीज छूटी गई, वापस चलते हैं। सबसे काम की चीज तो छूटी गई। यहां देखो, यहाँ कितने डबलेट हैं, 9, और यहाँ कितने सिंगलेट हैं, 2। तो इसी नाते जब कभी ऐसा अरेंजमेंट होता है कि डबलेट होते हैं 9, सिंगलेट होता है 2, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट। कौन सा, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट। ये बेटा बढ़ा लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम 9+2 क्यों कहते हैं, 9 क्या है, डबलेट, और 2 क्या है, सिंगलेट। जरा क्वेश्चन देख लो, पेज नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 111, 111, पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 111। दूसरा सही है, 18+2 कौन सा, 9+9+2 होगा। ये गलती मत करिएगा, इसको कभी 18+2 मत लिख देना, ये नहीं सही है। कौन सा सही है, 9+2। या 9 क्या है, डबलेट, और 2 क्या है, सिंगलेट, ठीक। हाँ इनका कहना था आर्म। देखो इधर देखो बेटा, ये ए सब ट्यूब्यूल है, ए सब ट्यूब्यूल पे ऐसे बने हैं, ऐसे ऐसे ही तो बने हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर बने हैं। ये कौन सा आर्म है, आउटर, और ये कौन सा है, इनर। ये दोनों किसके बने होते हैं,
तो डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं, इसी नाते इनको कहते क्या है, डाइनिन आर्म। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। आर्म किस प्रोटीन के बने होते हैं, डाइनिन, इसी नाते नाम क्या है, डाइनिन। अच्छा एक और बताओ, माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन के बने होते हैं, पीछे बता चुके हैं। तो ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। बढ़ा लीजिए बेटा, बढ़ा लीजिए, ये छोटा बना लीजिए, ये बढ़ा लीजिए। लिख लिया था। जरा ये करेक्शन कर लीजिए, यहां ट्यूब्यूलिन लिख दीजिए। कर लो बेटा। बताओ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल किसकी बनी है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी किसकी बनी है, ट्यूब्यूलिन। यहां इंपॉर्टेंट लिख दो, एक्सोनीम में क्या पाए जाएंगे, 9 डबलेट कि 9 पेयर डबलेट, 9 डबलेट कैसे अरेंज हैं, कहाँ है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। और एक जोड़ी क्या है, सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल कहते क्या हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसे अरेंजमेंट को कहते क्या है, 9+2। सेंट्रल ट्यूब्यूल आपस में जुड़े होते किसके द्वारा, ब्रिज, और इसके बाहर क्या है, सेंट्रल सीथ जो कनेक्ट है। इसको हाईलाइट कर दो बेटा, इसको एक से कनेक्ट है कि दोनों से, एक से कनेक्ट है कि दोनों से, एक ही से कनेक्ट है कि दोनों ट्यूब्यूल से कनेक्ट है, एक से कनेक्ट है। ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट किसके द्वारा कनेक्ट है, तो टोटल कितने रेडियल स्कोप, पेरिफेरल डबलेट आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर या एबी लिंकर, दूसरा नाम इंटर डबलेट ब्रिज। ये मैंने एक स्पेशल पॉइंट लिख दिया, एनसीईआरटी में दिया नहीं, ये पॉइंट बाहर से है। पेरिफेरल डबलेट में जो ए है, स्पेशली ए एंड बी में से ए चूज करिएगा, या ए सब ट्यूब्यूल है क्या, आउटर एंड इनर आर्म किसका बना होता है, डाइनिन प्रोटीन का, तो कहते क्या है, डाइनिन। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसके आगे नोट लिख दीजिए, ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। जरा हमको बस क्वेश्चन बताएं, फिर हम लोग सेंट्रोसोम सेंट्रियोल पढ़ेंगे। पहला सवाल, किसी भी सीलिया या फ्लैजिला को किससे देखोगे, इलेक्ट्रॉन से, तो क्या दिखाई पड़ेगा, तो हमको दिखाई पड़ेगा कोर, क्या दिखाई पड़ेगा, कोर, और उसके बाहर बाहर सेल मेम्ब्रेन दिखाई पड़ेगी। कोर के अंदर क्या मिलेगा, माइक्रोट्यूब्यूल, कितने, 20 माइक्रोट्यूब्यूल, कैसे अरेंज होंगे, तो कहोगे 9+2, उसको क्या मतलब है, 9 होंगे डबलेट और 2 होंगे सिंगलेट। पेरिफेरल कौन होंगे, सेंट्रल कौन होंगे, पेरिफेरल होंगे 9 डबलेट और सेंट्रल होंगे सिंगलेट, ठीक है। इसके बाद अंदर अंदर सीथ पाई जाएगी, सीथ को पेरिफेरल से जोड़ा जाएगा, किसके द्वारा, रेडियल स्पोक, कितने होंगे, 9। स्पेशल सवाल, किसी पेरिफेरल डबलेट में ए और बी ट्यूब्यूल होते हैं, उसमें जो ए ट्यूब्यूल होती है उस पर आर्म पाए जाते हैं, कौन से, आउटर आर्म और इनर आर्म। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें आर्म बने तो हैं, लेकिन उस पर नाम नहीं लिखा है, ठीक। चलिए हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, जो लिख रहा हूं जरा उसे पहले लिख लीजिए, फिर बताता हूं।
लिख लीजिए फिर बताता हूं। बतियाए नहीं। पहला सवाल तो ये है कि सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल सामान्यतया किसमें पाए जाते हैं। तो सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। किसमें? तो कर लीजिए बेटा। किसमें पाए जाते हैं? एनिमल सेल। और किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो आंसर देंगे ये शब्द बहुत काम का है, यही तो काम का शब्द है। एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ प्लांट सेल। अभी मोस्ट की जगह लिख देगा एब्सेंट इन ऑल प्लांट सेल, तो सही रहेगा। गलत हो जाएगा ना, मोस्ट ऑफ प्लांट सेल में एब्सेंट है, एक खास बात। तो इसका मतलब एक्सेप्शन पाया जाता है। तो एक्सेप्शन कौन सा है? तो एक्सेप्शन है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास और लोअर प्लांट में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल पाया जाता है। तो लोअर प्लांट को छोड़ दीजिए, बाकी मोस्ट ऑफ प्लांट में सेंट्रोसोम एब्सेंट है। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल है कि किसी सेंट्रोसोम में क्या होता है। तो याद रखेंगे, दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर
देखो एक सिलिंड्रिकल ये है, एक सिलिंड्रिकल ये है, दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल। और दोनों सेंट्रियोल को एक साथ जानते हो क्या कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं। ये शब्द एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। दोनों सेंट्रियोल को मिला करके क्या कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा, जो सेंट्रियोल होते वो एक दूसरे के, तो मैंने यहाँ सिंबॉलिक एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर क्या किया है, बना दिया है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया है। एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये इंपॉर्टेंट बात है। सेंट्रियोल किससे घिरे होते हैं, तो आंसर देंगे एमार्फस। अब देखो एग्जामिनर करेगा क्या, एमार्फस के आगे आयन लगा देगा, आयन एमार्फस। तो जैसे आयन करेगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये एमार्फस और क्या लिखा है, पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है के चारों तरफ, और सेंट्रियोल का मतलब सेंट्रियोलर, और मटेरियल का मतलब मटेरियल। तो एमार्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, तो मतलब ये मटेरियल ले लीजिए, दो सेंट्रियोल ले लीजिए, तभी क्या बनेगा, सेंट्रोसोम। यहाँ कुछ ये भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, यहाँ कुछ क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, इसे कहते क्या है, काइनेसोप्लाज्म। तो ये टिक कर लीजिए, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। सेंट्रियोल सराउंडेड बाय क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया कहते क्या है, काइनेसोप्लाज्म। तो काइनेसोप्लाज्म ले लीजिए, एमार्फस मटेरियल ले लीजिए, दो सेंट्रियोल ले लीजिए, तब जाकर के क्या बनेगा, एक सेंट्रोसोम। तो किसी एक सेंट्रोसोम में क्या 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 है, तो कहोगे दो क्या है, सेंट्रियोल है, और क्या है, पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, और क्या है, क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया। अब और डिटेल से देखेंगे, तो अगर और डिटेल से देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये सेंट्रियोल है एक। अगर इस सेंट्रियोल को इसके इधर से देखा जाए, इसको देखा जाए, तो इसके अंदर आपको कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में ये बैलगाड़ी का पहिया है। तो जैसे बैलगाड़ी का पहिया दिखता है, वैसे ही इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दिखाई पड़ेगा, कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन। पिछले साल का पेपर उठा के देखिए, ये नीट में आया है, तो इसके आगे नीट लिख दीजिए, ये नीट में आया हुआ सवाल है। कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन पाया जाना किसकी पहचान है, तो आंसर क्या देंगे, सेंट्रियोल की पहचान है। अब हमको इसी को देखना है कि कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो फिर देखो जरा, इधर देखो बेटा, अगर हम किसी सेंट्रियोल को इधर से देखेंगे, तो मान लेते हैं ये प्रॉक्सिमल है, तो ये हिस्सा कौन सा होगा, ये तो डिस्टल होगा ना। तो इस हिस्से से अगर देखेंगे तो सेंटर में हमको हब दिखाई पड़ेगा, और इस हिस्से से हब नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अगर हम प्रॉक्सिमल पार्ट से देखें तो दिखाई क्या पड़ेगा, वो देखो। अभी डायग्राम बनाना नहीं, केवल देखना। होता क्या है, इसके सेंटर में प्रोटीनेशियस हब दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, कुछ भी अभी लिखना नहीं, लिखना बिल्कुल नहीं, केवल सुन लो, फिर डायग्राम ही बना लेना। इसके सेंटर में क्या दिखाई पड़ा, प्रोटीनेशियस हब दिखाई पड़ा। और इस हब के बाहर यहां पर टोटल गिनती के 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एनसीईआरटी में जैसा लिखा है वैसा बन नहीं पाया। इसके सब के बीच बराबर की दूरी होनी चाहिए, इवनली स्पेस, ये शब्द एनसीईआरटी में लिखा है। इवनली का मतलब बराबर की दूरी होनी चाहिए। थोड़ा बराबर की दूरी हो नहीं पाई, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम नापे तो है नहीं किसी चीज से। तो इवनली स्पेस होता है क्या, जरा देखो, ऐसे लगे होते हैं, इवनली स्पेस पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल लगे होते हैं। बस ये याद रखना है
कि यहाँ जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो डबलेट हैं कि ट्रिपलेट। तो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं। दो क्वेश्चन याद रखिएगा। एक तो कौन शब्द याद रखेंगे, इवनली स्पेस याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे, ट्रिपलेट याद रखेंगे। तो जरा आराम से बताओ कुल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं और ट्रिपलेट कितने, पहले ट्रिपलेट बताओ। ट्रिपलेट कितने हैं, तो ट्रिपलेट कितने हैं, 9 है। तो अगर ट्रिपलेट 9 है और एक ट्रिपलेट में 3 होंगे तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होंगे, 9:3। तो क्या कहोगे, 27। लेकिन क्या सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। इसी नाते सेंट्रियोल में जो अरेंजमेंट है वो 9 प्लस क्या है, 9 प्लस 0 माइक्रोट्यूब्यूल है। इसको 9 प्लस 0 कहते हैं। 9 बाहर बाहर क्या मिल गए, ट्रिपलेट मिल गए। लेकिन सेंटर में क्या नहीं है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो क्या कहोगे, 9 प्लस 0। अभी एक क्वेश्चन और है, कोई भी पेरिफेरल ट्रिपलेट, ये पेरिफेरल ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये सब भी आपस में जुड़े रहते हैं। कैसे, देखो ऐसे जुड़े रहते हैं। ऑल पेरिफेरल ट्रिपलेट इंटरकनेक्ट टू ईच अदर, किसके द्वारा, तो इसको लिंकर कहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये है, किसको किसको जोड़ता है, इंटरकनेक्ट पेरिफेरल ट्यूब्यूल। एक क्वेश्चन और, ये बेटा क्या है, ये है रेडियल स्पोक। कितने होंगे, किसके बने होते हैं, प्रोटीन, और किसको जोड़ते हैं। तो कहोगे पेरिफेरल सब ट्यूब्यूल को किससे जोड़ते हैं, हब से। इंटरकनेक्ट करेंगे पेरिफेरल ट्यूब्यूल को किससे, हब से। बस इतने ही क्वेश्चन हैं, हम फिर से पढ़ लेंगे तब इधर आएंगे। देखो किसी भी सेंट्रियोल को ध्यान से देखोगे तो क्या, कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको कार्ट व्हील देखना है तो प्रॉक्सिमल से दिखाई पड़ेगा कि डिस्टल से, प्रॉक्सिमल से दिखाई पड़ेगा। प्रॉक्सिमल से अगर हम देखेंगे तो प्रोटीनेशियस हब हमको कहां मिलेगी, प्रॉक्सिमल सेंटर पर मिलेगी। प्रॉक्सिमल सेंटर पर हब मिलेगी। बाहर बाहर क्या मिलेगा, तो कहोगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कैसी होंगी, इवनली स्पेस कैसी होंगी, ट्रिपलेट कितने, 9। तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक में 3 है तो 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस अरेंजमेंट को क्या कहोगे, 9 प्लस 0 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। एक और क्वेश्चन है, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट सब आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े, किसके द्वारा, लिंकर। हब को पेरिफेरल से कौन जोड़ेगा, रेडियल स्पोक। कितने होंगे, 9। किसके बने होंगे, प्रोटीन। और किसको किसको जोड़ेंगे, इंटरकनेक्ट पेरिफेरल ट्यूब्यूल टू हब। केवल एक क्वेश्चन और बचा है, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल बताओ। तो अभी पीछे पढ़ के आए हैं, ये सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी है, सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी है यही बनाएंगे। तो ये फॉर्म क्या, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया
एंड फ्लैजिला। और दूसरा फंक्शन बताओ बेटा। सेल डिवीजन इनका फंक्शन थोड़े है, इनका सेल डिवीजन फंक्शन है। ऐसा ना करो भाई गड़बड़। अरे भैया बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर, जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा स्पिंडल अपरेटस। और वो कहां काम आएगा, किसमें, प्लांट सेल में, किसमें, एनिमल सेल। अब जानते हो क्या करेगा एग्जामिनर, आखिरी में केवल यहां प्लांट सेल कर देगा, बस पूरी लाइन सही रखेगा। क्या कहेगा, सेंट्रियोल फॉर्म्स स्पिंडल अपरेटस फॉर सेल डिवीजन इन प्लांट सेल। सही है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या रखना है, एनिमल सेल। तो दो ही फंक्शन है। डायग्राम बेटा बना लिया था, नहीं बनाए हो, चलो डायग्राम बनाओ। लिख लिया था बेटा, देखो जरा इधर, देखो एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है। क्या, सेंट्रोसोम क्या पाया जाता है, दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, कहते क्या हो, सेंट्रियोल। दोनों सेंट्रियोल किससे घिरे होते हैं, एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। दोनों सेंट्रियोल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जिसमें किसी भी सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कार्ट व्हील होता है। सेंट्रियोल बना होता है किसका, 9 इवनली स्पेस। ये इवनली शब्द काम का है, 9 होते हैं, इवनली होते हैं, स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल किसके बने होते हैं, ईच पेरिफेरल ट्रिपलेट कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, जिसको हम कहते क्या हैं, पेरिफेरल ट्रिपलेट कहते हैं। एडजेसेंट ट्रिपलेट आपस में जुड़े रहते हैं। ये क्या लिखा है, सेंटर। ये क्या लिखा है, इसी को चेंज कर देगा, यानी तो यहां क्या लिख देगा, डिस्टल कर देगा, बस गलत हो जाएगा। यहां क्या होना चाहिए, प्रॉक्सिमल रीजन कैसा होता है, कहते क्या हो, हब, जो कि कनेक्ट किससे है, टिब्यूल, किसकी, किससे, किसका बना है, प्रोटीन। सेंट्रियोल क्या बनाएगा, बेसल बॉडी किसकी, और क्या बनाएगा, उससे क्या बनेगा, किसमें, सेल डिवीजन, किसमें, एनिमल सेल। न्यूक्लियस, अभी लिखेंगे नहीं, सुनेंगे, फिर लिखने का टाइम देंगे, आराम से बताएंगे हमको। ये बताओ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियस को एज ए सेल ऑर्गेनेल किसने डिस्कवर किया, बताते चलो। रॉबर्ट की हुक। और कब, देखो अगर एनसीईआरटी में कोई ईयर लिखा है वो जरूर रटे रखोगे, बाहर का कुछ नहीं आएगा, लेकिन जितना दिया है वो तो रटे रखो। कब, 1831। फिर एनसीईआरटी में लिखा है उसके बाद, लेटर, उसके बाद बेटा क्या हुआ है, तो देखो क्या हुआ है, जो मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस है, इसको स्टेन किया गया है, किसके द्वारा, तो बेसिक डाई किसने किया है,
फ्लेमिंग ने किया है। और फ्लेमिंग ने जब रंगा था तो इस मटेरियल को क्या नाम दिए थे? क्या नाम दिए? और ये काम किसका है? फ्लेमिंग का है। क्वेश्चन सुने, न्यूक्लियस को एज ए सेल ऑर्गेनेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया? 1831 में किया। बाद में मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस को स्टेन किया गया किसके द्वारा? बेसिक डाई किसने किया? और क्या नाम दिया? क्रोमेटिन। लिखो सिद्धार्थ बेटा, लिख लो। तो कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, फ्लेमिंग के द्वारा क्रोमैटिन की खोज, फ्लेमिंग के द्वारा क्रोमैटिन की खोज रॉबर्ट ब्राउन से पहले की गई। सही है? सही है? गलत है भैया, बाद का काम है कि पहले का है? फ्लेमिंग के द्वारा क्रोमैटिन की खोज रॉबर्ट ब्राउन के बाद की गई। अब सही है। एनसीईआरटी का एक एक शब्द का मतलब है, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है पहले काम किसने किया है, और बाद में फ्लेमिंग ने किया। रॉबर्ट ब्राउन का काम अलग, फ्लेमिंग का काम अलग। बढ़े आगे। स्टेन का मतलब रंगना। अरे भैया, जब न्यूक्लियस की खोज होगी तभी तो उसके अंदर का खोजोगे, कि पहले अंदर का खोज लोगे बाद में न्यूक्लियस खोजोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बढ़े आगे। फिर देखो जरा, हमको ये बताओ, किसी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा कि न्यूक्लियस एब्सेंट? बताओ, हमको जल्दी नहीं है। बताओ भाई बताओ। एनसीईआरटी में लिखा भी बताएं, दिखाएंगे आपको। न्यूक्लियस एब्सेंट अगर हम कह रहे हैं तो कौन सी सेल है? अरे नहीं नहीं, न्यूक्लियस एब्सेंट अगर कहेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल कहोगे। क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रेजेंट किसमें कहोगे? लेकिन जब यूकैरियोटिक सेल कहोगे तब बताओगे कि एक्सेप्शन है। क्या कहोगे? एक्सेप्शन। क्योंकि कुछ मैच्योर सेल में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब बताओ वो मैच्योर सेल कौन सी है? तब कहोगे इरिथ्रोसाइट। आरबीसी भी कह सकते हो, ऑफ मैमल और एक क्वेश्चन है, ये बताओ
ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा है, ये दोनों सेल लिविंग है कि नॉन लिविंग? इसमें न्यूक्लियस नहीं है, ये तो पक्का है। जान है कि नहीं है? है, लिविंग है। आरबीसी लिविंग, सीव ट्यूब लिविंग। तो फ्लोएम में कौन कौन होते हैं? सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर। केवल फाइबर ही तो डेड होता है ना, बाकी तीनों क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। तो ये लिविंग है कि डेड? तो ध्यान सुनो, लिविंग और डेड के क्राइटेरिया में कभी न्यूक्लियस नहीं है। क्यों? किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल नॉन लिविंग होती है? नहीं। लिविंग और नॉन लिविंग के लिए न्यूक्लियस कोई शर्त नहीं है। तो ये दोनों क्या हैं? लिविंग सेल। लिखो बेटा। इस बार एक क्वेश्चन आया है, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही उठा लिया है। एनसीईआरटी में अक्सर कहीं बीच में लिखा नहीं रहता कि बताओ इसका क्या मतलब है। पॉइंट्स नहीं, इसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि बताओ ये लिविंग सेल है कि नॉन लिविंग। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए रहते हैं थ्योरी के बीच बीच में, क्वेश्चन मार्क जो रहता है, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक है, अच्छा ये बताओ यहां शब्द मैच्योर क्यों लिखा है? मतलब आप ये सोचो, एनसीईआरटी वाले फर्जी का फुल स्टॉप नहीं लगाते, जान लीजिए। अगर वो कामा भी लगाए हैं तो सोच समझ के लगाते हैं। ये मैच्योर क्यों लिखे हैं? तो सुनो क्यों लिखे हैं। ये जो आरबीसी है, ये जब इमेच्योर होती है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, बाद में न्यूक्लियस क्या होता है? डीजनरेट होता है। वही हाल यहां भी है। जब ये बनेगी तब क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, बाद में डीजनरेट हो जाएगा। इसी नाते बड़ी सावधानी से लिखा है। क्या? कौन सी सेल? मैच्योर सेल में न्यूक्लियस नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़े, बड़े बेटा सिद्धार्थ, हो गया? जरा बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे? लिखो, नहीं लिखने टाइम देंगे। किसी एक सेल में कितने नंबर होंगे? तो सिर्फ सामान्यतः नॉर्मली एक न्यूक्लियस पर सेल, लेकिन एक्सेप्शन भी है। मोर देन वन न्यूक्लियस, ये भी तो है। अब बताओ मोर देन वन, एनसीईआरटी में जानते हो क्या लिखा है? कह रहा है कि उन एनिमल या प्लांट की लिस्ट बनाओ जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अभी आपको दिखाएंगे, ये क्वेश्चन मार्कम लिखा है। बताओ, तो सबसे बढ़िया नाम ये बताओगे, पैरामीशियम हिट है। क्यों? इसमें दो न्यूक्लियस हैं। जो दो न्यूक्लियस होते हैं, तो एक छोटा और एक बड़ा,
और दूसरा देखो, स्केलेटल मसल याद है कैसी होती है? स्केलेटल मसल का साइटोप्लाज्म सिंसाइशियल होता है, याद आया? सिंसाइशियल, उसका क्या मतलब होता है? मल्टी। तो ये कैसा होता है? अच्छा ये बताओ, फंजाई की डाई कैरियन स्टेज, फंजाई की डाई कैरियन याद है कि नहीं याद है? कितने न्यूक्लियस होते हैं? डाई कैरियन, डाई का मतलब दो और कैरियन का मतलब, तो डाई कैरियन स्टेज में क्या होते हैं? दो न्यूक्लियस। लिखो बेटा, ये सब एनसीईआरटी में दिया, भी दिखाएंगे आपको। सामान्यतया किसी सेल में कितने न्यूक्लियस? एक न्यूक्लियस, लेकिन एक से ज्यादा हो सकते हैं। किसमें? तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन दो तीन नाम याद रखोगे। कौन कौन? पैरामीशियम, नीट 2018 में आया है पैरामीशियम वाला सवाल। अगर देखने में दिक्कत हो तो वहां बैठ जाओ, वहां से दिखाई पड़ेगा। दिख रहा है? आगे बढ़े। एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है, इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस, ये कौन सा न्यूक्लियस होता है? देख लो, एनसीईआरटी खोल लो, एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है। जब न्यूक्लियस आराम कर रहा हो। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, सही बता रहे हो। इसको मिटाए बेटा, आगे बढ़े। देखो, एनसीईआरटी में लिखा है इंटरफेज न्यूक्लियस। इसका मतलब समझ लो पहले क्या है। ऐसी कोई भी सेल जो नॉन डिवाइडिंग फेज में हो, और नॉन डिवाइडिंग फेज को ही तो क्या कहते हो? तो जब इंटरफेज होगा तो उसके अंदर हमको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा, और इसी न्यूक्लियस का नाम इंटरफेज न्यूक्लियस। फिर थोड़ी देर बाद ये सेल कैसी हो जाएगी? डिवाइडिंग फेज हो जाएगी ना। और अगर सेल डिवाइडिंग फेज में चली गई तो क्या होगा?
तो इसके अंदर मिलेगा क्रोमोसोम। क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। तो अंतर समझिए, अगर नॉन डिवाइडिंग फेज में है या किस में है, इंटरफेज में है, तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर होगा, क्या होगा? क्रोमैटिन। लेकिन जैसे ही सेल किस में जाएगी? डिवाइडिंग फेज में जाएगी, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और जो क्रोमैटिन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? क्रोमोसोम। तो काम की बात सुनो, सेल में आपको दो में से एक ही चीज दिखाई पड़ेगी। अगर सेल में क्या दिखेगा? क्रोमोसोम। तो क्या नहीं दिखेगा? न न्यूक्लियस न क्रोमैटिन। और अगर सेल में न्यूक्लियस और क्रोमैटिन दिख रहा है तो क्या नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि सेल या तो इस फेज में होगी या तो इस फेज में होगी। लिखो, तो अगर आपसे लिखा कहा जाए कि न्यूक्लियस देखना है, क्रोमैटिन देखना है, तो कब देखोगे? तो हम देखेंगे इंटरफेज में। और अगर क्रोमोसोम देखना है तो डिवाइडिंग। तो डिवाइडिंग में देखोगे किस फेज में? और बढ़िया आंसर। हाँ सही, मेटाफेज सही है। अब देखो कहाँ, रुक जाओ 2 मिनट रुको, लिखो नहीं। डिवाइडिंग फेज में 3 फेज हैं मेनली। एक है प्रोफेज, एक है मेटाफेज, एक है एनाफेज, और चलो एक और है टीलोफेज। इसके ऊपर क्या था और इसके बाद भी क्या आएगा? अब ध्यान से सुनो बेटा, अभी लिखो नहीं, 2 मिनट रुको। इंटरफेज से किस में जाएंगे? प्रोफेज में जाएंगे तो हमको क्रोमोसोम दिख जाएगा, हाँ या ना? अरे लिखा एनसीईआरटी में क्रोमोसोम दिख जाएगा। प्रोफेज में क्रोमोसोम है, तो इंटरफेज से प्रोफेज में गए, क्रोमोसोम दिख गया। मेटाफेज में क्रोमोसोम और बढ़िया दिख जाएगा, क्योंकि मोटे मोटे क्रोमोसोम हो जाएंगे, कंडेंसेशन कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, एनाफेज में, एनाफेज में भी क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, टीलोफेज में, टीलोफेज में क्रोमोसोम डिसअपियर होंगे और फिर से न्यूक्लियस बनने लगेगा। और इंटरफेज में फिर से क्या होगा? न्यूक्लियस। तो अगर हमको क्रोमोसोम देखना है तो कहां देखोगे? तो देखो, या तो आंसर आप आल दीजिए, या तो आंसर क्या दीजिए? आल दीजिए। लेकिन अगर आल ना हो तो मेटाफेज लगाओगे। लेकिन एक गलती करने हैं, अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया शेप ऑफ क्रोमोसोम, तब तो जैसे शेप कहेगा वैसे कहां चले जाएंगे? एनाफेज। कौन कौन से शेप के होते हैं? वाई शेप नहीं होता कोई भी, एल शेप होता है, वी शेप होता है, जे शेप होता है, आई शेप। याद है? अगर हमको शेप देखना है तो कहां देखोगे? और अगर हमको क्रोमोसोम देखना है, उसका नंबर गिनना है, तो मेटाफेज में। और सबसे पतले क्रोमोसोम कहां? प्रोफेज। तो काम की बात सुने, हमको क्रोमोसोम कहां 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 मिलेंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। लेकिन प्रोफेज में सबसे थिन क्रोमोसोम मिलेंगे, मेटाफेज में सबसे थिक क्रोमोसोम मिलेंगे, एनाफेज में भी मिलेंगे। तो अगर हमको नंबर देखना है तो कहां जाओ? मेटाफेज। लेकिन अगर शेप देखना है तो, अच्छा मार्फोलॉजी देखना है तो, एनसीईआरटी में दिया है, मार्फोलॉजी देखना है तो मेटाफेज। सब कुछ मेटाफेज में है, बस एक ही चीज एनाफेज में है, क्या? शेप। शेप अगर देखना है तो एनाफेज, बाकी चाहे जो पूछ ले क्या लगाओगे?
मेटाफेज। पढ़ा लो, अब लिख डालो। तो ये बताओ, फ्लेमिंग ने जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल देखा था वो किस फेज में देखा होगा? फेज में, इंटरफेज में देखा होगा, क्योंकि उनको क्या दिखाई पड़ गया था? है क्या दिखाई पड़ गया था? क्रोमैटिन। कंपटीशन आपसे सिर्फ ये चाहता है कि आप अपने आंख कान नाक खोल के रखें और सब चीजें अवेयर रहें। जरा सा भी क्वेश्चन चेंज हो, लाइन चेंज हो, तुरंत पकड़ में आ जाए, बस, और कुछ नहीं है। वो जो पेपर में आता नहीं था कि पहले दो चित्र बने होते थे और कहता था दोनों में 10-10 अंतर ढूंढो, अभी भी आता है, आता होगा देखना। दो कार्टून बने होते थे, कहते थे 10 डिफरेंसेज, उसमें अंतर करो ना। वो एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, वो डेली किया करिए और 10 अंतर ढूंढना करिए, क्योंकि आपको अंतर ही तो ढूंढना है। 4 लाइनें लिखी हैं, 3 सही लिखी हैं, 1 गलत लिखी है, बस आपको गलत वाली लाइन क्या करनी है? पकड़नी है। तो अगर आपको आता होगा फाइन देखना तो आप पकड़ ले जाओगे। लिख लिया तो आगे बढ़े। अभिषेक, हो गया? बताओ क्रोमोसोम कहां देखोगे? तो प्रोफेज में भी देखेंगे, मेटाफेज में भी देखेंगे और एनाफेज में भी। हाँ, चूज करना होगा तो मेटाफेज में। मिटाए, आगे बढ़े। चलो इधर देखो, फिर से लिखते हैं। बताओ, इंटरफेज न्यूक्लियस है, इसमें क्या क्या मिलेगा? तो हम देखो बताते क्या क्या मिलेगा। इसमें मिलेगा न्यूक्लियर इनवेलप। इनवेलप कहो चाहे, और इसमें मिलेगा न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स में हमको 2 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, और दूसरा मिलेगा, तो हमको 4 चीजें पढ़नी है। हमको क्या पढ़ना है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ना है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या इसका दूसरा नाम, और इसके अंदर 2 चीजें, एक क्या? न्यूक्लियोलाई, एक क्या? क्रोमैटिन। लिखो। चारों चीजें पढ़ने से पहले हम न्यूक्लियस का एक डायग्राम बना रहे हैं, वो डायग्राम बना लीजिए, उसी में सब चीजें दिख जाएंगी, फिर अंदर अंदर क्वेश्चन देख लेंगे। लिख लिया हो तो आगे बढ़ें।
एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, बना लीजिए। शुरू किया जाए। सबने लिख लिया? पहला सवाल ये है कि हमको चार चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियोलाई और चौथा क्रोमेटिन। इसमें ज़्यादातर जो पॉइंट हैं वो इनवेलप के लिखे हुए हैं। तो पहले हमको एक एक चीज़ पढ़नी है। तो हमको पढ़ने चार चीज़ें हैं, क्या क्या? तो एक तो हमको न्यूक्लियर एनवेलप पढ़ना है, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ना है, क्रोमेटिन पढ़ना और न्यूक्लियोलाई। हम पहले न्यूक्लियर एनवेलप की बात करेंगे। अब लिखेंगे नहीं, कल सुनेंगे, अभी लिखेंगे तब आप लिख लीजिएगा। पहला सवाल ये है कि अगर आप न्यूक्लियर एनवेलप को देखना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप में दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, आउटर और इनर, तो किससे देखोगे? तो अगर दोनों मेम्ब्रेन देखना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। सुनेंगे ध्यान से। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, एक मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये। तो दो टू पैरेलल मेम्ब्रेन एनसीईआरटी में लिखा है। अब जब दो पैरेलल मेम्ब्रेन मिलेंगी तो एक बाहर वाली मेम्ब्रेन, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन, तो बीच में स्पेस नहीं होगा, स्पेस होगा। नाम क्या? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू लिखी, बताओ। 10⁻50 किलोमीटर है, नैनोमीटर है। क्या है? याद रखिएगा, इस चैप्टर में सारा डाटा, इस चैप्टर का सारा डाटा माइक्रोमीटर में लिखा है। पूरा चैप्टर आप पढ़ डालिए, सब जगह क्या मिलेगा? यहां क्या मिला? अच्छा, एक जगह और नैनोमीटर है, बताओ कहां? राइबोसोम। राइबोसोम का साइज नैनोमीटर में दिया है और ये स्पेस भी नैनोमीटर। मैं क्यों जोर दे रहा हूं? आपको रटा रहेगा। क्या कितना है बेटा स्पेस बीच में? 10 से 50 और ऐसे लिखा होगा, सही है।
ये तो अभी पता है ना, बिल्कुल ताजा ताजा है, तो पता है गलत है। ये गलत है। क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए नैनोमीटर। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, और ध्यान से देखोगे तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो किससे कनेक्टेड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उस पे क्या पाया जाएगा? उस पे क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। कौन सा वाला होगा? कौन सा एस हो? 80S। दूसरा सवाल। तीसरा देखो, और ध्यान से देखोगे, इधर देखो बेटा, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये कुछ जगहों पर जुड़ जाती है ऐसे। जिस जगह ये जुड़ जाएगी तो ऐसे बन जाएगा ये, इस जगह का नाम, तो न्यूक्लियर एनवेलप बीच बीच में इंटरप्टेड होता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियर पोर। काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनता है? तो कहोगे फ्यूजन ऑफ। काम क्या है? अलाउ पैसेज ऑफ। और क्या? और क्या? बोथ साइड का मतलब, बोथ साइड का मतलब यह है कि यदि यहां से यहां जाना है तो चले जाओ, और यहां से यहां आना है तो भी चले जाओ। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों तरफ आ जा सकते हैं। लेकिन नहीं है किसके लिए? आया हुआ सवाल है। एग्जामिनर ने लिख दिया न्यूक्लियर पोर अलाउ पैसेज ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। सही है? हैं? ये तो अभी बहुत ताजा है, तो इस नाते पता चल रहा गलत है, एग्जाम में गलती हो गया। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों के अलाउ करेगा। और एक दिशा में कि दोनों दिशा में? दोनों दिशा में करेगा, लेकिन किसको और किसको नहीं? ना अंदर से बाहर और ना बाहर से अंदर। और देखो यहां क्या भरा है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां क्या होगा? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या है? सेपरेट करेगा कंटेंट ऑफ विद द साइटोप्लाज्म। फिर से सुन लेते हैं। इतने क्वेश्चन है न्यूक्लियर एनवेलप के। कितने? पहला सवाल लिखेंगे नहीं, लिखने का भी टाइम देंगे। ये बताओ किससे देखोगे? तो कहोगे इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई क्या पड़ा? पता चला कि दो क्या हैं? पैरेलल मेम्ब्रेन है। स्पेस का नाम क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कितना है? 10 to 50 नैनोमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल यह है, न्यूक्लियर एनवेलप किसको किससे सेपरेट करेगा? किसको किससे सेपरेट करेगा? तो न्यूक्लियोप्लाज्म और क्या? साइटोप्लाज्म। अच्छा ये बताओ, न्यूक्लियर पोर किसको किसको अलाउ करेगा? क्या? आरएनए को। और किस दिशा में? बोथ साइड करेगा। और किसको अलाउ नहीं करेगा? किसको? डीएनए को। इतना लिख लो।
एनवेलप के सवाल रिपीट कर दे। पहला सवाल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो पता चला कि दो पैरेलल मेम्ब्रेन है, तो आउटर और इनर, बीच में स्पेस, नाम पेरी न्यूक्लियर स्पेस, कितना 10 से 50 नैनोमीटर। ये बन गया न्यूक्लियर एनवेलप। काम सेपरेट किसको किससे, न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म, लेकिन पूरी तरीके से सेपरेट नहीं करना है, बीच बीच में पोर भी है। क्या नाम है, न्यूक्लियर पोर। क्या करेगा, आरएनए और प्रोटीन कहां से कहां, दोनों तरफ चलेंगे, लेकिन डीएनए को न तो अंदर से बाहर और न बाहर से अंदर। बाहर वाली मेम्ब्रेन किससे जुड़ी है, साइटोप्लाज्म से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसके ऊपर क्या है, राइबोसोम। कौन से, 80S राइबोसोम। बढ़े आगे, लिख लो बेटा। ये डाटा न भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न भूलिएगा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किसमें दिखाई पड़ते हैं, सेल डिवीजन का सवाल है, हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन से कि लाइट से, और क्रोमोसोम लाइट से कि इलेक्ट्रॉन से। एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए, पलट लीजिए, पलट लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ऊपर ऊपर, कुछ लोग को तो चैप्टर ढूंढने नहीं मिल रहा है, कौन से चैप्टर में ढूंढे। देख लो, हमको जल्दी नहीं है। अरे लाइट भी तो लिखा है वहां, हाँ ऊपर वाले में ही देखो, अब ध्यान से सुनो। उसमें लिखा है क्रोमोसोम किस में दिख जाएंगे, लाइट माइक्रोस्कोप में, और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में दिखाई पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन में दिखाई पड़ेगा। देखो ध्यान से, लाइट भी लिखा है ना वहां, नहीं लिखा है, आया है सवाल, पिछले साल ही आया है। चलो वापस आओ, आज सुबह से कम 10 बार बता चुके हैं, हो सकता दिमाग में रुक ही जाए, हैं? चलो देखो इधर बेटा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स का दूसरा नाम न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या क्या पाया जाएगा, कंटेन्स, तो क्या पाया जाएगा, या तो एक या तो सेवरल, स्फेरिकल बॉडी, और कहते क्या हो, न्यूक्लियो लाई। और क्या पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन। लिखो,
लिख लिया था बेटा? देखो, न्यूक्लियस को एज ए सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, कब? ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, मटेरियल। किससे स्टेन किया गया और क्या नाम दिया गया और किसने दिया, फ्लेमिंग। ये क्या लिखा है, इंटरफेज न्यूक्लियस, मतलब नॉन डिवाइडिंग। इंटरफेज न्यूक्लियस में ये एक लाइन अभी बताई नहीं, चूंकि हम ये क्रोमेटिन में ही बताएंगे, तो अभी आप इसको केवल हाईलाइट कर लीजिए, ये पढ़ाएंगे क्रोमेटिन में। हाईली एक्सटेंडेड इलाबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, ये भी आप पढ़ लीजिए, ये हम क्रोमेटिन में आपको समझाएंगे। तो इंटरफेज न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमेटिन, और क्या है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और क्या है, एक या एक से ज्यादा, जिसको कहते हैं क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किससे देखोगे तो क्या पता चलेगा, रिवील का मतलब पता चलना कि न्यूक्लियर एनवेलप में क्या है, दो पैरेलल मेम्ब्रेन है, इसमें स्पेस कितना है, नाम क्या है, ये बैरियर का काम करेगा उस मटेरियल की जो कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, और कहां, साइटोप्लाज्म। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके कनेक्शन में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर ही क्या मिल जाएगा, राइबोसोम भी तो मिल जाएगा। ईआर पर भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी होता है। न्यूक्लियर पोर, ये टिक कर लीजिए। कुछ जगहों पर न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्ट होता है, किससे, माइन्यूट पोर। कहते क्या हो, बनता कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। बनता कैसे है, तो देखो ये एंजियाटिम लिखा है, फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होगी, उसी से बनेगा। न्यूक्लियर पोर पैसेज है, मूवमेंट करना है, किसका, बोल नहीं रहे हो, किसका, और किसका, प्रोटीन। थोड़ा तेज बोलो भाई, किसका, आरएनए और प्रोटीन। किस दिशा में, बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड, क्या अलाउ नहीं करेगा, क्या अलाउ नहीं करेगा, डीएनए। नॉर्मली कितने, एक न्यूक्लियस पर सेल, लेकिन वेरिएशन है, जैसे किसमें, पैरामीशियम में कितने मिलेंगे, दो न्यूक्लियस। राइजोपस याद है फंजाई, वहां मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी तो थी राइजोपस में, माउल्ड में। कुछ मैच्योर सेल में क्या है, लैक न्यूक्लियस, जैसे, और जैसे स्यूब ट्यूब। क्वेश्चन है, वुड यू कंसिडर दिस सेल लिविंग, तो हमने आंसर दे दिया है, क्या क्या, यस। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन क्या, और क्या, क्रोमेटिन। चला एनसीईआरटी खोलो, हर 2 साल बाद नई एनसीईआरटी आ जाती है, उसमें कुछ ना कुछ बदल देते हैं। देखो एक बात आप और समझ लो, एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ लो, इसमें ये मत सोचिएगा कि अरे 4 बार पढ़ चुके हैं अब रहने दो। ये चाहे जितनी बार पढ़ लो आप, हमेशा आपको 2-4 नई लाइन मिल ही जाएंगे जो आपको याद नहीं होंगे। तो इसको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। एक राउंड हम पढ़ाए दे रहे हैं, एक राउंड आप घर जाके पढ़ोगे। चलो खोलो एनसीईआरटी, हाइलाइटर है, निकालो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आज सुबह से तो यही चल रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसको देखोगे, किसको देखोगे, सीलिया और फ्लैजिला। तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा, कवर विद, और इसके कोर का नाम
एक्सोनीम, जिसमें नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, जो एक दूसरे के क्या होंगे, एलॉन्ग। एक्सोनीम में कितने क्या पाए जाएंगे, क्या रेडियली अरेंज पेरिफेरल, और एक जोड़ी क्या पाया जाएगा। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर्ड एज, क्या कहोगे, 9+2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय ब्रिज और कवर बाय सेंट्रल शीथ, जो कनेक्ट है किससे, एक से जुड़ा होता है कि दोनों से, एक से जुड़ा होता है, ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाई, तो कितने हो जाएंगे, 9। पेरिफेरल डबलेट आल्सो इंटरकनेक्टेड बाई, चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, कहां से निकलेगा, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, नाम क्या है, बेसल बॉडी। चलो सेंट्रोसोम देखो, सेंट्रोसोम इज ऑर्गेनेल कंटेनिंग, ये क्या लिखा है, 2, ये क्या लिखा है, अच्छा यहां ऐसे लिख दिया जाए स्फेरिकल, सही रहेगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन घर जाने के बाद पता चलेगा। स्ट्रक्चर कहते क्या हो, सेंट्रियोल, किससे सराउंडेड है, एमार्फस। यहां क्या लिखा है, यहां लिखा क्या है, पेरी सेंट्रियोलर, पेरी का मतलब के चारों तरफ, और सेंट्रियोल मतलब सेंट्रियोल मटेरियल, दोनों सेंट्रियोल किसी एक सेंट्रोसोम में होंगे, कैसे होंगे, और सभी में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, दे आर मेड अप ऑफ, किससे, 9। ये शब्द बहुत काम का है, ये क्या है, इवनली स्पेस क्या पाया जाएगा, कौन सी प्रोटीन, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है, ट्यूब्यूलिन का बना होता है, और प्रत्येक फिब्रिल कैसा होता है, अगल बगल के ट्रिपलेट आपस में जुड़े रहते हैं। सेंट्रल पार्ट देखो, वो भी कहां देखो, सेंट्रल पार्ट देखो, वो भी कहां देखो, किसका, तो क्या मिलेगा, क्या कहोगे, हब, और वही जुड़ा होगा किससे, पेरिफेरल ट्रिपलेट, किससे, जो बने किसके होंगे, प्रोटीन। आधे लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं। सेंट्रियोल क्या बनाएगा, तेज बोलो, क्या बनाएगा, किसकी, और क्या बनाएगा, और उससे क्या बनेगा, और क्या करेंगे, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। न्यूक्लियस को एज ए ऑर्गेनेल किसने डिस्क्राइब किया, कब किया, बाद की पहले, बाद में, लेटर का मतलब बाद में। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन किया गया, किससे, बोल नहीं रहे हो, बेसिक डाई, और स्टेन करने का काम किसने किया, और क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। कैसा न्यूक्लियस, कैसा न्यूक्लियस, इसका मतलब न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन नॉट, उसके अंदर ये ब्रैकेट में कर दो, इतना इतना ब्रैकेट में कर दो, नॉन डिवाइडिंग, इसमें क्या मिलेगा, क्रोमैटिन, और क्या मिलेगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलाई। यहां से शुरू हो गया है, फिर देखो आ गया क्या, क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चला क्या, एनवेलप में कितना है, 2 पैरेलल मेम्ब्रेन, कितना, नाम, नाम बताओ, नाम, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, बैरियर बनाएगा किसके बीच, जो अंदर होगा और जो साइटोप्लाज्म, आउटर मेम्ब्रेन।
आउटर मेम्ब्रेन में क्या कंटिन्यूअस है किससे, और क्या मिलेगा, ये राइबोसोम दोनों जगह है, ईआर पर भी है और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी है, ढेर सारी जगहों पर न्यूक्लियर एनवेलप माइन्यूट पोर बना कैसे, ये टिक कर लो, ये पूछेगा बना कैसे, तो देखो बनने का ऑप्शन देखो, ऐसा नहीं हुआ है कि ये सेल मेम्ब्रेन थी यहां से टूट गई है, ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये ऐसे जुड़ गई है इस तरीके से, ठीक है। कैसे बनी है, न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, पैसेज देना, किसके लिए, और किस दिशा में, नॉर्मली कितने न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस पर सेल, लेकिन कह रहा बताओ कौन से वो लोग हैं, देखो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन ही तो है, उसका आंसर आपको पता है, कैन यू रिकलेक्ट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल, बताओ, पैरामीशियम, राइजोपस और फंजाई की डाइकैरियन फेज है ऐसा, और मल्टीन्यूक्लिएटेड सिंसाइसियल कौन सी स्केलेटल मसल है, कहीं बता सकते हो। कुछ मैच्योर सेल में क्या लिखा है, जैसे, और इधर देखो, जानते हो एग्जामिनर क्या करेगा, यहां सिर्फ एक शब्द लिखेगा, ये लेटर, हमारे टेस्ट में तो रहेगा, क्या लिखेगा, बस सही हो जाएगा, सिर्फ ए वैस्कुलर लिखेगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ज्यादा नहीं चेंज करेगा। कह रहा बता सकते हो कि ये जिंदा है कि मरी, क्या है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, क्रोमैटिन, बस यहां तक पढ़ाए हैं। देखो रह कितना गया है, इतना रह गया है किसका, न्यूक्लियोलस का, और ये क्रोमैटिन वाला पैराग्राफ है, और ये क्या है, क्रोमोसोम डायग्राम, और फिर छोटा सा क्या है, एक लेक्चर लग ही जाएगा। तो अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे। एक बात, शाम को पेपर अपलोड करेंगे,